अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को अगेन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम फोर्थ चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो ये था कि केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले हमने पढ़ी कि केमिकल बॉन्ड कितनी टाइप्स का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि मालिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होती हैं, जो अट्रैक्शंस होती हैं, उनको हमने इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज का नाम दिया था और उनके अंदर एक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन थी और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, चाहे वो आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे। अगर तो वो आयनिक बॉन्ड से बनेगा, यानी कि एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। इसके अलावा दो एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो जो कंपाउंड बनेगा वो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा अगर दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा अगर किसी दो एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड है तो उसको जो कंपाउंड बनेगा बेसिकली वो क्या होगा, मेटेलिक कंपाउंड होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है तो वो ऐसे आएगा कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पे। अच्छा, ये ऊपर टॉपिक मेन जो है ना इसका आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स को जनरली जो है ना, यानी कि एक मेन टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। Ionic compound definition: when positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attraction are called ionic compounds. सबसे पहले तो क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे, यानी कैटायंस होंगे और क्या होंगे, एनायंस होंगे। पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, ठीक है ना, यानी कि दो किस्म के आयन होंगे वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉलिड फॉर्म में होंगे या क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। सॉलिड फॉर्म मीन्स के आप कह सकते हैं कि यानी कि ये एक क्यूब है हमारे पास, ये क्या है, एक सॉलिड है, क्योंकि जिस तरह आपके पास ऑरम है, सोना है, ठीक है ना, वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। अब वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो मेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा चलें एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। नमक के पत्थर देखे होने आपने, ठीक है ना, वो क्या है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। अब अगर आप उस सॉलिड फॉर्म को ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह नमक है, नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह चीनी के भी छोटे छोटे दाने हैं, तो वो क्रिस्टल फॉर्म होती है। ठीक है ना, समझ आ गई क्रिस्टल फॉर्म कौन सी होती है और सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है। सॉलिड मीन्स कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, अगर आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तब आपके पास छोटे छोटे से जो है ना वो यानी कि क्रिस्टल बन जाते हैं, उनको हम क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं। समझ आ गई है। इस तरह हमारे पास जो है ना ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या क्रिस्टल फॉर्म में होंगे या फिर दोनों फॉर्म में होंगे विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट तीसरी बात है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं। जब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगे तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के नाम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, आयंस है, ठीक है ना, कैटायंस और एनायंस। इट मीन्स डेट आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई है। उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं भी हो सकते। लेकिन जब भी फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस होंगे तब उन्हें क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। और आयंस किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, आयन से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं बने होते। फॉर एग्जाम्पल, the orderly arrangement of sodium positive and chloride negative ions in a solid crystal of sodium chloride NaCl। ये एक एग्जांपल दी गई है NaCl की, सोडियम क्लोराइड नमक की, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, एक सोडियम पॉजिटिव है एंड क्लोराइड नेगेटिव, यानी कि एक सोडियम का मॉलिक्यूल है, सोडियम एलिमेंट का, एक सोडियम एलिमेंट का एक एटम है और दूसरा एक क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम है क्लोराइड की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट है ये किसको शो कर रहा है, क्लोराइड को शो कर रहा है। और ये जो रेड डॉट है ये किसको शो कर रहा है, ये सोडियम पॉजिटिव को शो कर रहा है।
समझा गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सोडियम, ये जो सोडियम है इसका जो डॉट है वो छोटा है, और क्लोराइड का डॉट क्या है, नेगेटिव, वो बड़ा है। क्लोराइड नेगेटिव क्या है, ये जो उसका डॉट है ब्लैक वाला ये बड़ा है थोड़ा सा। तो इसका रीज़न क्या है कि जो क्लोराइड नेगेटिव है उसका साइज़ क्या है, सोडियम से बड़ा है, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि शायद हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो कैटायंस होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उनका वैलेंस शेल भी खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं। तो जो अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को। एक तो शेल भी खत्म चला जाता है, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जो है ना वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस तरह वो जो है ना स्क्वीज हो जाता है एटम। इस तरह जो सोडियम पॉजिटिव है, जितने भी केटाइंस होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और क्लोराइड आयन है यहाँ पे, और इसका क्या होता है, जैसे ही इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन पे होल्ड भी कम हो जाता है और शेल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है सम टाइम। तो क्या होता है, इस तरह जो है ना नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं इनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट है ये क्लोराइड आयन को शो कर रहा है, और जो रेड डॉट है ये सोडियम पॉजिटिव को शो कर रहा है। तो ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये एक सोडियम NaCl का क्या है, एक क्रिस्टल है। यानी कि एक क्रिस्टल का मतलब कि आप अगर यानी कि एक दाना लेते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटा सा एक पोर लेते हैं इसका NaCl का, या NaCl का बिल्कुल छोटा सा ज़रा लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना हज़ारों हज़ारों लाखों क्या होंगे, उसके अंदर सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव होंगे, एटम होंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि वो जो एक पोर है वो क्या है, एक सोडियम का है और एक, इस तरह नहीं है। उस जस्ट एक छोटे से दाने के अंदर सोडियम का एक बिल्कुल छोटा सा दाना अलग करें ना, तो उसके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में क्या होंगे, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और उसके अंदर अरेंजमेंट कौन सी होगी, इस तरह की 3D अरेंजमेंट होगी एटम्स की। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसको हम 3D अरेंजमेंट बोलते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं NaCl का ये क्या है, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल। अब बाकी चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, 3D शेप होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस 3D फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उनके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर, बट इन मोल्टन स्टेट सोल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, लाइक NaCl अगर आप लें, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक लें, नमक के अंदर से आप करंट गुजारें तो करंट नहीं गुजरेगा सॉलिड फॉर्म में। समझ आ गई है ना, या क्रिस्टल फॉर्म में। अब आपके घरों में तो बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना। तो पहाड़ों से जब पहाड़ों से जब निकालते हैं, नमक निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो आप पत्थर ले लें या आप क्रिस्टल फॉर्म जो घर में पड़ी है उसको ले लें, तो उसके अंदर में से करंट गुजारेंगे तो करंट पास नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी ये सॉलिड स्टेट में होंगे, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनके अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट बोलते हैं कि जब भी आप सोडियम क्लोराइड को क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें। जब आप उसको इतना स्ट्रांगली हीट करें कि उसके जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है वो अलग अलग हो जाए, यानी सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाए और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन अलग हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि जब आपके पास सॉलिड फॉर्म जो घर में क्रिस्टल फॉर्म पड़ी है, इसको आप इतना स्ट्रांगली हीट करें कि ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। समझ आ गई, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। समझ आ गई है। एक होती है सोल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन फॉर्म क्या होती है कि जब भी आप यानी कि आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर हल करें, ऑब्वियसली जब आप नमक को पानी के अंदर हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो तब क्या होगा, उसके सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन दोनों क्या हो जाएंगे, तब भी अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गई। दो तरीके हैं, एक मोल्टन स्टेट, यानी कि आपको एक आपके पास मोल्टन स्टेट में हो आयनिक कंपाउंड। मोल्टन स्टेट मीन्स कि आप उसको इतना स्ट्रांगली हीट करेंगे वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तब उसके सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। या दूसरी फॉर्म सोल्यूशन फॉर्म, जब आप पानी के अंदर नमक को लें या चीनी को पानी के अंदर डालें तो क्या होता है कि उसकी सारी जो है ना वो सॉल्युबल हो जाती है, हल हो जाती है, चीनी या नमक। तो जब आप आयनिक कंपाउंड यानी कि नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो उसके सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब आयन्स अलग अलग हो जाएंगे तब जो है ना अब कह सकते हैं कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर यानी कि फिर जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लिक्विड NaCl यानी कि या तो उसको पानी में हल करके या फिर उसको मोल्ट मोल्ट करके, ये दो फॉर्म में कन्वर्ट करके जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होगी, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस जो है ना वो अलग अलग हो चुके हैं, तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। समझ आ गई इस चीज़ की। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
वहाँ पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज के अंदर। और आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, उसके अंदर आयंस बन जाते हैं, फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव। जो फुल नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फ्लो करेंगे, फुल नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस का मतलब मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, समझ आ गई है ना। तो जैसे ही फुल नेगेटिव चार्जेस वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो उसके अंदर में से पास कर जाती है। जिस तरह आप एग्जांपल देता हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देने का मकसद जस्ट यही होता है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब जो पानी है हमारे पास, पानी एक कोवलेंट कंपाउंड है, H2O जो प्योर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये प्योर कोवलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि पानी के अंदर से तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे ही पानी के अंदर करंट छोड़ें तो इतना ज़्यादा जो है ना वो करंट जो है ना लगता है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। ये जो दरियाई पानी है, ये जो हम घरों में पानी पीते हैं, ये प्योर H2O नहीं होता, यानी कि 100% प्योर H2O नहीं होता। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या होते हैं कि ये वहाँ पे आयंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि उसके अंदर NaCl की भी कुछ मिकदार हो सकती है पानी के अंदर थोड़ी सी। तो क्या हो गया वहाँ पे, जैसे आपको मैंने बताया कि ये सारे सॉल्ट्स पानी के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि हल शुदा होते हैं पानी के अंदर। वहाँ पे अलग अलग आयंस होते हैं, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस, यानी कि जिस तरह ये अलग है, इस तरह पानी के अंदर भी ये सारे आयंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे बिजली यानी कि छोड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक साइड से तार कनेक्ट करते हैं पानी के साथ, तो पानी के अंदर से वो आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं, नेगेटिव आयंस। जैसे ही नेगेटिव आयंस मूव करते हैं तो पानी के अंदर से करंट जो है ना वो पास हो जाता है। तो यही रीजन है, अगर प्योर H2O लेंगे तो उसके अंदर में से करंट नहीं गुजरेगा। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता चली होनी आज केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बेसिकली जब भी आपको पता है कि फुल पॉजिटिव हो एक साइड पे और फुल नेगेटिव हो, तो बड़े जोर से आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक के ऊपर फुल पॉजिटिव हो और दूसरे के ऊपर फुल नेगेटिव हो, तो बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एज कम्पेयर टू पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अगर एक जो कोवलेंट मालिक्यूल है उनके अंदर आप देखते हैं तो एक में क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव होता है और दूसरे में पार्शियल नेगेटिव होता है, वो आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव होते हैं, तो वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, समझ आ गई है। तो आयनिक, इस वजह से आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म है उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे उसको लिक्विड से आप गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसके एटम्स को बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर लेंगे, तब क्या होगा कि यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होती है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर NaCl जो है ना, अगर आप इसको घर में तो आप इसे हीट करें तो ये होगा ही नहीं, यानी लिक्विड के अंदर आपसे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरों में इतना ज़्यादा 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना हम जनरेट नहीं कर सकते घर के अंदर इतना आसानी से। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये बहुत हाई टेम्परेचर है। तो क्या होता है कि ये टेम्परेचर इंडस्ट्री लेवल पे जो है ना वो क्या करते हैं, देते हैं NaCl को, तो NaCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसको लिक्विड से आप गैस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। वो टेम्परेचर कितना है, 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे, तब वो NaCl लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड इजीली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जिस तरह यानी कि अगर पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास लाइक वाटर है। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होते हैं ये आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लें कि वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वाटर क्या है कि एक पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर क्या है, पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी की वजह से जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे आप आयनिक कंपाउंड डालेंगे उनके अंदर, वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्यों हल होंगे, इसका रीजन भी हम आगे चल के देखेंगे, अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे पांचवी प्रॉपर्टी है, वाटर हैज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस।
अब होता क्या है कि जैसे ही आप नमक यानी कि नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाता है और क्लोराइड नेगेटिव अलग हो जाता है। अब दो आयंस, एक साइड पे सोडियम पॉजिटिव है, एक साइड पे सोडियम सॉरी क्लोराइड नेगेटिव है, तो बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया। जब बीच में वाटर आ गया तो क्या होगा कि सोडियम इस साइड पे और क्लोराइड इस साइड पे है, तो दोनों के बीच में खींचने की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे वाटर क्या, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो बीच में हम यानी कि दो आयंस के बीच में डाल रहे हैं, पानी है जो, ठीक है ना, जो दोनों को अलग अलग कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर हैज हाइड, वाटर हैज, यहाँ पे हाई भी है, ठीक है ना, ये हाई लफ्ज, हाई का लफ्ज भी है। वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, यानी कि दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है, वाटर उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। और वाटर क्या करता है, यानी कि हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रखता है। तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उम्मीद है कि आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूंगा। अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स जितने भी हैं वो सारे कंसेप्चुअल हैं, ठीक है ना, यानी कि मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। जो जो वर्डिंग यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ, रट्टा नहीं लगवाता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी अल्फाज हैं, यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ या बुक के अंदर यूज़ हुए हैं, ये आप लोगों को मस्ट समझने चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। रट्टा लगाएंगे जस्ट इसको, जिस तरह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका पता मतलब नहीं पता था आप लोगों को, आपने बस आंखें बंद करके रट्टा लगा लेना है इसका, तो नहीं पता चलना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना इन चीज़ों को थॉरोली अंडरस्टैंड कर सकें। और ये स्पेशली जितने भी लेक्चर्स हैं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न यही है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक है, ठीक है। नंबर वो 505 में से 506 नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, ठीक है ना। ये एज अ जोक बता रहा था आप लोगों को। बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, जिस तरह इंडिया के स्टूडेंट हैं जो हिंदी यानी कि उर्दू को समझ सकते हैं, तो वो जो है ना इन चीज़ों को बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो ट्राई करते रहें, कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।